नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल इंग्लिश क्लासेस। मेरे प्यारे साथियों, आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आज आप लोगों के लिए 12th क्लास का जो आपका 100 मार्क्स का अंग्रेजी है, मैं उसका आज मॉडल सेट लेके आपके सामने अवेलेबल हुआ हूँ। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूँ कि मैं टोटल 10 मॉडल सेट इस चैनल पे आपको अवेलेबल कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली 80% यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो भी विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बहुत सारे विद्यार्थी के मन में ये अभी तक सवाल चलता आ रहा है कि आपका 2021 में एग्जामिनेशन कैसा होगा, आपका नया सिलेबस का पैटर्न कैसा है और क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जाएंगे, किस सेक्शन से कितने नंबर का आएगा, वो सारी चीज़ों का मैं चर्चा इस वीडियो में डिटेल्स रूप से करने वाला हूं सॉल्यूशन के साथ। तो कृपया वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट बता दूं, जैसे आप पहले से जान रहे हैं। जैसे आपका 12th 100 मार्क्स इंग्लिश का क्या है, मॉडल सेट है। आपको पूरे एग्जामिनेशन के दौरान 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा और पूरा नंबर आपको कितना मिलेगा, 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन है। चैनल का नाम है मेरे प्यारे साथियों राहुल इंग्लिश क्लासेस, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपके जो एग्जामिनेशन होंगे 2 सेक्शन में होंगे। एक जो आपका सेक्शन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का, ठीक है, और उसके लिए कुछ सफिशिएंट आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है। मैं अब जरा उसको पहले पढ़ लूँ ताकि आपको कोई प्रकार का दिक्कत ना हो। कह रहा है कि नंबर 1 to 60, 1 से लेकर 60 तक हैव 4 ऑप्शन आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट। कह रहा है 1 से लेकर 60 तक मतलब सवालों का जो आपका 4 ऑप्शन होगा जिसमें एक आपका सही है। यू हैव टू मार्क योर सिलेक्टेड ऑप्शन ऑन द OMR सीट। कह रहा है कि जिस 4 में से आप एक सही ऑप्शन को चूज करिएगा उसे आपको OMR सीट पे कलर करना है, रंगना है। और यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 60, सो यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 50 क्वेश्चन। मेरे प्यारे साथियों, आपको 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा जिसमें से आपको सॉल्व कितना करना है, ओनली 50 करना है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपके मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होंगे वो आपके ग्रामर से भी होंगे, आपके लिटरेचर से भी होंगे, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो ग्रामर में किस टॉपिक से कितने सवाल पूछे जाएंगे मैं उसका चर्चा साथ साथ करता जाऊंगा। हालांकि मैं पहले रैंडम बनाया था ग्रामर का क्वेश्चन, एक आर्टिकल, एक प्रीपोजिशन, इस तरह से, लेकिन मैं आपका पहला मॉडल सेट का वीडियो अवेलेबल करवा रहा हूँ। तो जिस टॉपिक से जितने सवाल पूछे जा रहा है मैं उसको सीक्वेंस में कर रख रहा हूँ। तो सबसे पहला सवाल है आपका जो बनेगा, कह रहा है चूज़ करेक्ट एक्टिव और पैसिव वॉइस। यानी अगर आपको एक्टिव दिया हो तो पैसिव चूज करना है, पैसिव दिया हो तो एक्टिव चूज करना है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। और आपको मैं बता दूं कि आपके एग्जामिनेशन में वॉइस से 3 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो सबसे पहला सवाल हम लोग देख लेते हैं कि हिज बिहेवियर शॉक्ड मी। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हिज बिहेवियर, वर्ब क्या है, V2 है, शॉक्ड, और मी क्या है मेरा ऑब्जेक्ट। तो आपको पता होगा कि जब भी हम लोग वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो मी का क्या होगा, आई होगा। यहाँ पे आपको एक रूल है कि अगर V2 रहे तो V2 किस में चेंज कर जाता है, वाज और वर में, ठीक है। तो आई के साथ यहाँ पे क्या लगना चाहिए, वॉज लगना चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। और उसके बाद V3, तो शॉक्ड होता है, तो आई वॉज शॉक्ड यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं बिल्कुल। आई हैव शॉक्ड भी बिल्कुल नहीं होगा, नॉन ऑफ दिस का भी छोड़ देते हैं। कह रहा है कि आपका शॉक्ड ऐसा वर्ब है जिसके साथ प्रीपोजिशन एट इस्तेमाल किया जाता है। तो पूरा बनेगा कि आई वॉज शॉक्ड एट हिज बिहेवियर, और जो आपका सही ऑप्शन है वो क्या है, पहला का ए होगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। आप एक चीज़ यहाँ से सीख जाइए कि जब भी वर्ब में V2 का इस्तेमाल रहेगा तो वॉइस बनाएंगे तो उसके लिए वर्ब हम लोग वॉज से है वर इस्तेमाल करेंगे। और अगर सरप्राइज रहे या फिर शॉक्ड रहे, एस्टॉनिश रहे, तो उसके साथ हम लोग जो प्रीपोजिशन है वो एट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग दूसरा देख लेते हैं, हेल्प द पुअर। यह जो आपका एक्टिव दिया हुआ है वो इम्परेटिव सेंटेंस से दिया है। इम्परेटिव सेंटेंस में भी क्या, सलाह देने का काम कर रहा है। तो जब भी इम्परेटिव सेंटेंस का वॉइस बनाइएगा सलाह देने वाला, तो इसका बनता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा पहले, और उसके साथ शुड भी लग जाएगा और उसके साथ V3 लग जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो इसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि द पुअर, हेल्प द पुअर है मेरा सवाल है। इसका सबसे पहले क्या ऑब्जेक्ट मेरा सब्जेक्ट बन जाएगा, द पुअर जो है मेरा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। और मैंने आपको बताया कि एडवाइस वाला जो भी मेरा सेंटेंस रहे उसमें जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा उसके बाद शुड भी का इस्तेमाल कर देना है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है। और उसके बाद V3 जो हेल्प मेरा V1 है उसका हेल्प
V3 क्या होगा, हेल्प्ड होगा। तो इस कंडीशन में आपका आंसर पहला होगा। लेट वाला बिल्कुल नहीं होगा। द पुअर भी हेल्प्ड बिल्कुल नहीं होगा। द पुअर शुड हेल्प्ड है, ये भी नहीं होगा, शुड भी होना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो मुख्य रूप से आपको मैं इस मॉडल सेट के माध्यम से समझा रहा हूँ कि आपको कौन कौन से ग्रामर का टॉपिक है जो बिल्कुल पढ़ लेना चाहिए ताकि आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ना छूटे। इसके बाद आपका तीसरा सवाल है, हिंदी इज स्पोकन इन मेनी कंट्री। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, कि हिंदी जो है आपका बहुत सारे देशों में क्या किया जाता है, बोला जाता है। ठीक है, तो इसके बाद आपको समझना ये है कि एक्टिव में है या फिर पैसिव में है। यह जो आपका सेंटेंस है वो बिल्कुल आपका पैसिव में दिया हुआ है। और कैसे पहचानेंगे कि यह पैसिव है, आपको यहाँ इज, आर, एम, वाज, वर के साथ यहाँ पे V3 का इस्तेमाल अगर दिख रहा है, दैट मीन्स वो क्या है, पैसिव में है। तो इज के साथ स्पोकन V3 है, या आपका क्या डिनोट कर रहा है कि यह जो आपका सेंटेंस है वो किस में है, पैसिव में है। आपका बी के साथ भी V3 रहेगा, हैज़ हैव के साथ बिन रहेगा, उसके साथ V3 रहेगा। वैसे सेंटेंस भी क्या होंगे आपके, पैसिव में ही होंगे। तो यहाँ मुझे क्या करना है, एक्टिव का चुनाव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हिंदी जो बोला जा रहा है तो लोग ही बोलेंगे। तो यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है वो हाइड था, और इज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इज, आर, एम का इस्तेमाल करते हैं V1 या फिर V5 के साथ। तो पीपल का मतलब क्या, लोग। तो पीपल लोग हो गए, और प्लूरल है तो इनके साथ हम लोग V1 इस्तेमाल करेंगे। तो पीपल स्पीक हिंदी इन मेनी कंट्री। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन है मेरे प्यारे साथियों पहला होगा। ठीक है, दूसरा बिल्कुल नहीं होगा कि इन मेनी कंट्री से स्टार्ट नहीं होगा, आर पीपल नहीं होगा। ठीक है, और पीपल स्पोक भी नहीं होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन होगा, ए होगा। अगर आप डिटेल से सारे ग्रामर का टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आज आप पूरा का पूरा माइंड कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि आपके एग्जामिनेशन में सवाल कैसा आएगा, किस टॉपिक से कितने नंबर के पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने आपका ग्रामर का टॉपिक वॉइस उठाया, और मैंने आपको बताया कि वॉइस से 3 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है ग्रामर का, वो है आपका टेंस। और मैं आपको बता दूं कि टेंस से करीब 5 से 7 नंबर का सवाल जो है आपका पूछा जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, 5 से 7 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। और टेंस जो आपका है हिंदी से अंग्रेजी लिखने में, या फिर ट्रांसलेशन बनाने में, या फिर ऐसे वगैरह जो भी लिखिए हिंदी टू अंग्रेजी कन्वर्ट करने में, वो आपके लिए बहुत क्या है, हेल्पफुल है। तो मैं जब भी टेंस पढ़ाऊँ इस चैनल पे तो बिल्कुल आप क्या करें, मन से पढ़ें, और मैं पूरा डिटेल से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि टेंस से जो मैंने सवाल सिलेक्ट किया है, कह रहा है कि शी फिलिंग द ब्लैंक 6 बुक्स ऑन इंडियन मैथोलॉजी। आपका तो ऑप्शन दिया हुआ है हैव रिटेन, हैज़ रिटेन, विल रिटेन और बी रिटेन। आपको पता है कि शी मेरा सिंगुलर है तो सी के साथ प्लूरल वर्ब तो लगेगा नहीं, हैव वाला तो होगा नहीं, बी रिटेन भी नहीं होगा। ठीक है, वॉइस फॉर्म तो है नहीं। एक ऑप्शन बचा आपका हैज़ रिटेन और एक बचा आपका विल रिटेन। तो कहा जाए कि वह अभी तक उन्होंने क्या किया है, 6 किताब जो इंडियन मैथोलॉजी पे लिख चुकी है। तो यहाँ पे विल रिटेन भी मेरा नहीं होगा, क्योंकि आपको करेक्ट टेंस फॉर्म चुनना है। तो ऐसी स्थिति में आपका हैज़ रिटेन होगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसके बाद आपका अगला सवाल है, विराट कोहली फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर इंडिया। ठीक है, मतलब विराट कोहली फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर इंडिया। ऑप्शन है आपका प्लेइंग, प्लेज है, वेयर, वर गेट है, और नन ऑफ दीज है। तो यह ऑप्शन तो बिल्कुल पहले नहीं होगा। ठीक है, प्लेइंग नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इसके साथ इज़ प्लेइंग भी रहता तो नहीं होता। क्योंकि जब भी कोई खिलाड़ी अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा हो या फिर उसके लिए खेल रहा हो तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ वर्ब के अकॉर्डिंग V1 तथा V5 का हम लोग इस्तेमाल देखते हैं। तो विराट कोहली क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब क्या लगाएंगे, प्लेज लगाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो आपको कम से कम एटलीस्ट बेसिक रूल जो है वो जानकारी होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो आपका दूसरा सवाल भी सॉल्व कर लिया। उसके बाद आपका द एंग्री टाइगर फिलिंग द ब्लैंक्स ऑन द यूथ। जो क्रोधित बाघ है, फिलिंग द ब्लैंक्स ऑन द यूथ। यूथ का मतलब क्या था, युवा। अब यहाँ पे कह रहा है कि पाउंस। ठीक है, पाउंस्ड है दूसरा फॉर्म, और सी में है इज पाउंस, और चौथा है नॉन ऑफ दिस। तो इज पाउंस तो कभी होगा नहीं मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे पाउंस भी नहीं होगा, क्योंकि आपका क्या है, सिंगुलर है। एंग्री टाइगर मेरा सिंगुलर है, यहाँ पे वर्ब मेरा क्या है, पाउंस प्लूरल है। यहाँ पे पाउंसेज भी रहता तो नहीं होता, क्योंकि यह पास्ट की घटना, एक जो अचानक घटने वाली घटना है उसका जिक्र कर रहा है। दैट मीन्स द एंग्री टाइगर पाउंस्ड ऑन द यूथ। पाउंस्ड का मतलब क्या होता है, झपटना। ठीक है, क्या करना होता है, झपटना होता है। इसका जो आपका सही है ऑप्शन, वो ऑप्शन नंबर क्या है, बी होगा। ठीक है, द एंग्री टाइगर पाउंस्ड ऑन द यूथ। ठीक है मेरे प्यारे साथियों,
इसके बाद आपका है वी फिलिंग द ब्लैंक्स हिम यस्टरडे। जब भी आप कोई पास्ट वाला वर्ड देखेंगे या फिर यस्टरडे हो या फिर लास्ट वीक हो, लास्ट मंथ हो, अगर ऐसे आप सेंटेंस में वर्ड देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो पास्ट को रिप्रेजेंट करेगा। और उसके साथ हम लोग वर्ब भी क्या देंगे, पास्ट देंगे। तो हैव विजिटेड, विल वी विजिटिंग तो होगा नहीं मेरा, हैव विजिटेड आपका यहाँ पे ऑप्शन है, तो यह आपका प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा और इसमें हम लोग लॉन्ग टाइम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो ये भी आपका नहीं होगा। वर विजिटिंग भी नहीं होगा क्योंकि यह घटना कोई कंटिन्यूस था नहीं कि वो मिल रहे थे, उसका जिक्र कर रहा है। वह कल उसे मिला, ठीक है, हम लोग कल उसे मिले, ये आपका होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ज़्यादा उचित है, विजिटेड होगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद आपका ऑप्शन का सवाल जो है ही फिलिंग द ब्लैंक्स क्लासिकल म्यूजिक फॉर 4 आवर्स एवरीडे। अब यहाँ पे आप इस्तेमाल क्या किया गया सेंटेंस के लास्ट में, एवरीडे किया गया। ऑलवेज भी रह सकता है, एज यूजुअल रह सकता है। तो अगर इस तरह का वर्ड सेंटेंस के लास्ट में आता है या फिर सेंटेंस में मौजूद है, दैट मीन्स वो क्या शो कर रहा है, रेगुलर एक्शन शो कर रहा है, हैबिचुअल एक्शन कर रहा है, डेली रूटीन शो कर रहा है। और ऐसे हम लोग वाक्यों को किस में रखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इनके साथ भी1 तथा भी5 का इस्तेमाल करते हैं। तो इज प्रैक्टिस तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। वाज प्रैक्टिस भी नहीं होगा। ऑप्शन आपका है प्रैक्टिस है, प्रैक्टिसेज है। तो आपको पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे प्रैक्टिसेज ना होकर क्या होगा, प्रैक्टिस ना होकर क्या होगा, प्रैक्टिसेज होगा। तो अभी आपने देखा कि मैं क्या किया, आपको टेंस से 5 सवाल को सॉल्यूशन करवाया और मैं आपको एक चर्चा कर दूं कि आपके एग्जामिनेशन में 5 से 7 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसके बाद जो आपको अगला आपका जो क्वेश्चन मैंने लिया है एक्जुलरी से लिया है, मॉडल एक्जुलरी से। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो होंगे रैंडम होंगे, एक टेंस का होगा तो दूसरा प्रीपोजिशन का होगा, तीसरा आर्टिकल का होगा, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन फिलहाल आपको एक समझने के लिए, एक माइंड सेट के लिए कि हमें कौन कौन से ग्रामर का टॉपिक पढ़ना है, कौन सेक्शन से कितने नंबर का सवाल आएगा, फिलहाल आप ये समझ लें। अगले जो मॉडल सेट बनेगा आपका, अगला जो मॉडल सेट आएगा उसमें आपको क्वेश्चन रैंडम ही मिलेंगे, जैसे आप एग्जामिनेशन में देखेंगे। ठीक है, तो आपका तीसरा जो है सेक्शन मैंने मॉडल एक्जुलरी से उठाया है और कह रहा है कि वी फिल इन द ब्लैंक्स रीड शेक्सपियर। ऑप्शन आपका है मस्ट नॉट, मस्ट, कुड नॉट और नीड। कह रहा है कि हम लोगों को शेक्सपियर क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे चाहिए का इस्तेमाल क्या होगा, मस्ट से होगा। यहाँ पे अगर शुड रहता, मस्ट की जगह पे शुड हो जाता। ठीक है, कह रहा है चिल्ड्रन फिलिंग द ब्लैंक्स ओबे दियर पेरेंट्स। बच्चों को माता पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो आपको पता है कि मोरल ऑब्लिगेशन के लिए है ना, आपका शुड भी इस्तेमाल होता है, मस्ट भी इस्तेमाल होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे सिर्फ शुड दिया हुआ है, तो यहाँ पे शुड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन अगर शुड और मस्ट दोनों दिया हुआ रहता तो आपको पता है कि हम लोगों को आज्ञा का पालन करना ही चाहिए। तो वैसे कंडीशन में बाध्य हैं हम लोग, क्योंकि ये एक्शन क्या होगा, निश्चित रूप से बड़े लोगों का हम लोग आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो मस्ट का इस्तेमाल हो जाता। तो फिलहाल मस्ट नहीं है, शुड है, तो हम लोग क्या करेंगे, शुड का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद है आई फिलिंग द ब्लैंक्स गो टू पटना। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन आपका शैल है, विल है, मे है, माइट है। अगर देखा जाए तो मे भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका यहाँ पे शैल का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मुख्य रूप से आजकल ग्रामेरियन जो है बहुत सारे वो क्या कर रहे हैं, विल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं आई के साथ, लेकिन आप गलती ना करें, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में अभी भी वैसे ही टीचर बैठे हुए हैं जो आई के साथ वो क्या करेंगे, शैल का इस्तेमाल करेंगे। तो मुख्य रूप से यहाँ पे क्या होगा, आई के साथ शैल का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो मॉडल एक्जुलरी को भी क्या करना है, पढ़ लेना है। इससे भी 2 से 3 नंबर का आपका एग्जामिनेशन में सवाल बनेगा। ठीक है, इसके बाद आपको कॉम्बिनेशन करना है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या करना है, 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़ना है कंपाउंड सेंटेंस में या फिर मिक्स सेंटेंस, या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में या फिर मिक्स सेंटेंस में। तो मैं आपको यहाँ पे 2 सेंटेंस लिया हूँ। अ मैन किल्ड अ गर्ल, द पुलिस अरेस्टेड हिम। ठीक है, एक आदमी ने एक लड़की को मार दिया और पुलिस क्या किया, उसे अरेस्ट कर लिया। अभी आपके 2 अलग अलग सेंटेंसेस को क्या करना है, दोनों को एक ही में जोड़ना है। तो पुलिस विल अरेस्ट तो होगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो क्या कर चुका, अरेस्ट कर चुका है। पुलिस हैड अरेस्टेड नहीं होगा, क्योंकि घटना इतना भी पास्ट नहीं है। पुलिस कैन अरेस्ट नहीं होगा, यहाँ पे होगा द पुलिस अरेस्टेड। ठीक है, द पुलिस अरेस्टेड, पुलिस ने अरेस्ट किया किसको, अ मैन हु किल्ड अ गर्ल। आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट है। तो मैं आपको बता दूं कि कॉम्बिनेशन को
बनाने के लिए भी सफिशिएंट रूल है, मैं इस चैनल पर चर्चा करूँगा। तो जो भी विद्यार्थी ग्रामर में अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं या फिर साथ साथ लिटरेचर या फिर पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। इसके बाद आपका अगला सेंटेंस कह रहा है कि मधु इज़ पुअर, सी इज़ इंटेलिजेंट। देखिए सी का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है? मधु के लिए ही किया गया है। और आपको मैं बता दूं कि उनके साथ एक एडजेक्टिव है पुअर और दूसरा एडजेक्टिव है उनके साथ इंटेलिजेंट। ठीक है, तो कह रहा है कि जब भी एक निगेटिव या फिर एक पॉजिटिव रहे, एक निगेटिव या एक पॉजिटिव, तो हम लोग क्या करेंगे? बट का इस्तेमाल करेंगे। दोनों अगर मेरा पॉजिटिव रहेगा तो एंड का, दोनों अगर निगेटिव रहेगा तो मेरा एंड का। लेकिन जैसे ही विरोधाभास आ जाए, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, वैसा स्ट्रक्चर हम लोग कैसे सेंटेंस को जोड़ेंगे? बट लगा के। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए कि मधु इज़ पुअर एंड इंटेलिजेंट, होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ क्या है? गरीबी है, तो ये क्या कर रहा है? आपका निगेटिव पॉइंट शो कर रहा है। और इंटेलिजेंट है तो वो क्या कर रहा है? आपका पॉजिटिव पॉइंट शो कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आपका ये ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन है मधु इज़ पुअर बट इंटेलिजेंट, आपका सही ऑप्शन यही है। मधु इज़ पुअर फॉर इंटेलिजेंट, ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? उचित है। जैसे मैं आपको बता दूं कि दो अगर मान लिया यहाँ पे रहता कि मधु इज़ रिच, सी इज़ इंटेलिजेंट, तो इसको हम लोग जोड़ते हैं कि मधु इज़ रिच एंड इंटेलिजेंट, इस तरह से जोड़ते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो आपको समझना है यही कि कॉम्बिनेशन के कुछ सफिशिएंट रूल है। तो मैं आपका चर्चा बाद में अच्छे तरीके से करूँगा, या फिर आप मॉडल सेट को सॉल्व करते करते चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो कॉम्बिनेशन का जो आपका पार्ट होता है 2 से 3 नंबर का सवाल यहाँ से भी पूछा जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आपको निगेटिव सेंटेंस भी कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में देता है 1 आध नंबर का, तो मैंने उसको भी सिलेक्ट कर लिया है। कह रहा है कि चूज़ निगेटिव सेंटेंस, यानी आपको यहाँ पे एक अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ है और उसका जो मोस्ट एप्रोप्रिएट निगेटिव है वो क्या होगा? कह रहा है कि एवरी रोज़ हैज़ ए थ्रोन, माने प्रत्येक रोज़ के पास क्या है? एक थ्रोन है, या आपकी कहावत है। तो जब भी इसका हम लोग निगेटिव बनाएं तो देयर इज़ नो करके बनता है। तो आपको पता है कि 4 ऑप्शन में आप सीधी सीधी देख रहे हैं कि देयर इज़ नो, और विदाउट बीच में क्या करता है? स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। देयर इज़ नो जो सब्जेक्ट होगा उसको पुट कर लेंगे, उसके बाद विदाउट, और उसके बाद जो आपका लास्ट का जो कम्प्लीमेंट बचेगा उसको हम लोग ऐड कर देते हैं। तो इसका जो आपका सही ऑप्शन है कि देयर इज़ नो रोज़ विदाउट अ थ्रोन। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो एक आध नंबर का कभी कभी पूछता है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था कि आपका एक भी नंबर छूटे, इसलिए मैंने इसको आपका मॉडल सेट में मेंशन कर दिया। इसके बाद है आपको प्रीपोजिशन, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे साथियों। 4 से 5 नंबर का पूछेगा, एट एनी कॉस्ट वो पूछता है हर एक बार, इस बार भी पूछेगा। तो कह रहा है कि प्रीपोजिशन आपको क्या करना है? चूज करना है। तो जैसे पहला आपका दिया हुआ है कि पटना फिलिंग द ब्लैंक्स द बैंक ऑफ द गंगा। तो कहा जा रहा है कि पटना है कहाँ पे? तो गंगा नदी के किनारे पे है। और आपका प्रीपोजिशन है एट है, ऑन है, ऑफ है और टू है। तो ऑन द बैंक ऑफ होता है। ठीक है, तो आपका सही प्रीपोजिशन क्या होगा? ऑन होगा। ठीक है। द कैट जम्प्ड फिलिंग द ब्लैंक्स द चेयर, आपका प्रीपोजिशन आफ्टर दिया हुआ है, अपॉन दिया हुआ है, फॉर दिया हुआ है और विथ दिया हुआ है। तो आफ्टर तो होगा ही नहीं। आफ्टर का मतलब क्या होता है? के बाद होता है। फॉर का मतलब क्या होता है? के लिए होता है। और विथ का मतलब क्या होता है? साथ में होता है। और यहाँ पे अपॉन का मतलब क्या होता है? के ऊपर, यानी जो बिल्ली है वो कहाँ कूदा? चेयर के ऊपर कूदा। ठीक है। 17 नंबर जो सवाल है आपका प्रीपोजिशन से ही है। लुक फिल इन द ब्लैंक्स द मॉर्निंग स्टार। अगर लुक के साथ हम लोग एट लगा देंगे तो मतलब होता है देखना। लुक के साथ अगर फॉर लगा देंगे तो मतलब होता है प्रतीक्षा करना। लुक के साथ अगर हम लोग आफ्टर मेंशन कर दें तो क्या होता है? देखभाल करना। और लुक के साथ अगर ओवर हम लोग लगा दें तो क्या होता है? निरीक्षण करना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन है मेरे प्यारे साथियों एट होगा। ठीक है, तो आपके एग्जामिनेशन में प्रीपोजिशन से भी 4 से 5 नंबर का सवाल पूछेगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसके बाद आपका मोस्ट एप्रोप्रिएट जो है आपका करेक्ट सेंटेंस चूज करने के लिए रहेगा। ये भी आपका 4 से 5 नंबर का सवाल बनेगा। तो आपको क्या करना है? सेंटेंस को बारीकी से देखना है, समझना है, और जो आपको सही लगे उसको क्या करना है? OMR रखना है। तो कह रहा है कि हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली, हाउ मेनी फैमिलीज डू यू हैव, हाउ बिग इज योर फैमिली, हाउ बिग हैव योर फैमिली। तो कह रहा है कि आपको 4 सेंटेंस दिया है, इसमें से आपका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है कि कितने लोग आपकी फैमिली में हैं। ठीक है, इसके बाद आपका 19 नंबर सवाल है कि रीता इज़ ब्यूटीफुल देन हर फ्रेंड। ये आपका देन जो है कंपैरेटिव के साथ इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ पे आपका डिग्री का जो आपका फॉर्म है पॉजिटिव में है।
कह रहा है रीता इज़ मोर ब्यूटीफुल देन हर फ्रेंड, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कह रहा है कि आगे भी पढ़ लेते हैं हम, रीता इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल देन हर फ्रेंड, ये बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सुपरलेटिव है, यहाँ पे स्ट्रक्चर जो आपका किसका है, कंपैरेटिव का है। रीता इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल देन हर फ्रेंड, ये भी नहीं होगा आपका। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद आपका कह रहा है कि ही विल नेवर स्पीक लाई, ही विल नेवर टेल लाई, ही विल नेवर से अ लाई, और चौथा ऑप्शन है आपका ही विल नेवर टेल ए लाई। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो क्या होगा, डी नंबर होगा, क्योंकि झूठ बोलना का अंग्रेजी ही होता है क्या, टेल अ लाई, ठीक है। और सच बोलना के क्या होता है, स्पीक द ट्रूथ, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो आपके एग्जामिनेशन में करेक्ट सेंटेंस जो होंगे चुनने के लिए 4 से 5 नंबर का बिल्कुल निश्चित रूप से आने वाला है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो आप इसको भी अच्छे तरीके से ग्रामर को समझें ताकि आपको करेक्ट सेंटेंस चुनने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, ठीक है। उसके बाद आपका है आर्टिकल से सवाल, आपका 2 से 3 जो नंबर का सवाल होगा बिल्कुल आर्टिकल से पूछेगा। तो मैं इकट्ठे एक सवाल को क्या कर दिया हूँ, यहाँ पे आपको सेट कर दिया हूँ। अगला जो मॉडल सेट होगा आपका, उसमें आपका जो क्वेश्चन होगा वो बिल्कुल रैंडम में होंगे, ठीक है। अलग अलग ग्रामर के टॉपिक से अलग अलग हो, जैसे एक मान लिया टेंस का है, उसके बाद आर्टिकल का है, प्रीपोजिशन का, इस तरह से होंगे। कह रहा है सैन फ्रांसिस्को या एक शहर का नाम है, ठीक है। इज़ फिलिंग द ब्लैंक्स फाइन टाउन, ऑप्शन है आपका ए एन और द, और उसके बाद है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे देखना है कि मेरा वॉवेल साउंड है या फिर कॉन्सोनेंट साउंड है। फाइन टाउन, फाइन मेरा क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, और वॉवेल साउंड के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। इसके बाद आपका अगला सवाल है लेट अस हैव फिलिंग द ब्लैंक्स स्मोक्ड आउट। तो मैंने आपको अभी रूल बताया, उसके अनुसार आपको क्या करना है, इस सवाल का जवाब है आपका जो 22 नंबर का सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें कि इसके साथ क्या इस्तेमाल किया जाएगा, ए एन और द में से क्या लगेगा, ठीक है। एक सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, 22 नंबर सवाल। इसके बाद है फिलिंग द ब्लैंक्स रामायण इज होली बुक। जैसे आपको रूल पता होगा कि महाकाव्य चाहे जितने भी ग्रंथ हैं, जैसे आपका रामायण है, महाभारत है, कुरान है, बाइबिल है, गीता है, इन सब के साथ क्या लगता है, हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 में क्या होगा, द का इस्तेमाल किया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अब जो आपका बोर्ड है वो क्या कर रहा है, क्वेश्चन के पैटर्न में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे वो क्या कर रहा है, बदलाव कर रहा है। जैसे आज से 1-2 साल पहले वो क्या करता था, आपको करेक्ट स्पेल्ट या रॉन्ग स्पेल्ट या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फिर सिनोनिम्स या एंटोनिम्स वो नहीं पूछता था, लेकिन वो अब एक एक करके या फिर एक एक 2-2 की संख्या में वो क्या कर रहा है, आपको क्वेश्चन में मेंशन कर रहा है। तो निश्चित रूप से 2 से 3 नंबर का आपका करेक्ट स्पेल्ट तथा रॉन्ग स्पेल्ट भी पूछा जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको 3 ले लिया है। आपको क्या करना है कि इस 4 जो आपको मीनिंग दिया उसमें से कोई एक आपका क्या है, सही है, और उसको आपको क्या करना है, चुनना है। तो आपका INNOCENT आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल क्या लग रहा है, सही लग रहा है, इनोसेंट, ठीक है। इसके बाद आपका बी नंबर इसमें भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो बिल्कुल सही है। इनोसेंट का मतलब क्या होता है, निर्दोष होता है, ठीक है। उसके बाद इमोरलिटी, ठीक है। तो IMMORALITY यह बिल्कुल आपका सही लग रहा है, ठीक है। ये तो होगा नहीं, आर के साथ ई नहीं लगता है, यहाँ पे सिंगल एम नहीं होगा, डबल होता है, और ये आपका आई से स्टार्ट नहीं होता है। इसके बाद आपका जो 26 नंबर सवाल है, AMBASSAD और एम्बेसडर मतलब क्या होता है, राजदूत होता है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही दिख रहा है, ए तो होगा नहीं, और ए और सी दोनों क्या है, एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं, यानी आपका ए भी ऑप्शन सही होगा और बी भी होगा, ठीक है। आपका डी नंबर नहीं होगा। तो आपको करेक्ट स्पेल्ट तथा रॉन्ग स्पेल्ट भी 2 से 3 नंबर के एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और यह जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं सिंटेक्स या फिर कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो आपको एग्जामिनेशन में 6 से 7 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। आपको पता है कि टेंस से आपका 5 से 7 नंबर का सवाल, वॉइस से आपका 3 नंबर का सवाल, प्रीपोजिशन से आपका 4 से 5 नंबर का सवाल, उसके बाद सिंटेक्स है उससे आपका 6 से 7 नंबर का सवाल, आपको उसके बाद आर्टिकल से 2 से 3 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। तो इन सब सारे ग्रामर टॉपिक पे क्या करना है, आपको पकड़ बना के रखना है, ठीक है। तो इसका जो आप लोग को 4 से 5 में क्वेश्चन सॉल्व करवा दे रहा हूँ, ताकि ये जो आपका मॉडल सेट है इसके माध्यम से आप जान सकें कि क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल कैसा होने वाला है। कह रहा है कि द सन्स एज वेल एज दियर फादर फिलिंग द ब्लैंक्स आर स्टेड बाय पुलिस। तो इसका ऑप्शन है इज, आर, हैज, हैव है।
मेरे प्यारे साथियों, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आता है कि जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ा हो, विथ से जुड़ा हो, अलॉन्ग विथ से जुड़ा हो, टुगेदर विथ से जुड़ा हो, एंड नॉट से जुड़ा हो, तो वर्ब का इस्तेमाल हम लोग पहले वाला सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। तो यहाँ पे द सन्स है वो आपका क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ ही वर्ब कैसा होगा, प्लूरल होगा। तो यहाँ पे आर मेरा क्या है, ज़्यादा उचित है। कह रहा है हीज ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी फिलिंग द ब्लैंक्स अनक्वेश्चनेबल। ठीक है, तो आपको एक ही व्यक्ति को दो गुण का चर्चा कर रहा है और आपका पोसेसिव एडजेक्टिव जो है पहले वाला के क्वालिटी के पहले किया गया, दैट मीन्स वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो ऐसे कंडीशन में वो सिंगुलर के साथ हम लोग क्या लेंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो इज आर एम हैज है, तो यहाँ पे तो हैज के बाद हम लोग मोस्टली क्या लगाते हैं, V3 लगाते हैं, तो ये तो होगा नहीं। तो यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है आपका क्या है, इज होगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद है मच ऑफ माई होमवर्क फिलिंग द ब्लैंक्स ऑलरेडी डन। आपका एक कॉन्सेप्ट है कि मच ऑफ के बाद जो आपका नाउन होगा वो भी होगा सिंगुलर, और वर्ब जो होंगे वो भी क्या होंगे, आपके सिंगुलर ही होंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका इज आर विल सेल में से आपका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, इज होगा। याद रखिएगा, मच ऑफ के बाद जो भी मेरा सब्जेक्ट होगा सिंगुलर होगा, वर्ब जो क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, इसके बाद आपका अगला है वी फिलिंग द ब्लैंक्स दैट यू वुड सक्सेड। ठीक है, यहाँ पे जो आपको देख रहे हैं दैट के बाद वाला जो मेरा पार्ट है वो बिल्कुल वो क्या है, पास्ट में है। तो पहले वाला भी पार्ट मेरा क्या होगा, पास्ट में होगा। तो अकॉर्डिंग टू ए नहीं होगा, आपका ए नहीं होगा। यहाँ आपका होप्ड है और हैड होप्ड है, तो दोनों में से एक ही होगा, आपका होप्ड होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। हैड होप का इस्तेमाल हम लोग क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम लोगों ने हैड होप का इस्तेमाल किया तो यहाँ पे आपका वुड के साथ हैव लग जाएगा। ठीक है, यानी ये अगर पास्ट परफेक्ट में, तो ये भी अगर चल जाएगा, पास्ट परफेक्ट वाला फॉर्म में चला जाएगा, तो यू वुड हैव सक्सीड होगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या है, वुड सक्सीड है, तो यहाँ पे होप्ड लगेगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद है प्लीज़ बी क्वाइट, कृपया शांत हो जाएं। ठीक है, आई फिलिंग द ब्लैंक्स माई होमवर्क। देखिए, प्लीज़ बी क्वाइट कहने का मतलब कि जो घटना है सामने घट रहा है, कोई बंदा किसी को बोल रहा है। ठीक है, आई फिलिंग द ब्लैंक्स माई होमवर्क, तो जाहिर सी बात है कि इसको हम लोग किस में रखेंगे, प्रेजेंट में रखेंगे। तो आई के साथ तो इज तो लगेगा नहीं, विल डूइंग तो होगा नहीं, तो फ्यूचर में चल जाएगा, आर भी नहीं लगता है, तो क्या होगा, एम डूइंग होगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो 6 से 7 नंबर का सवाल पूछेगा, किससे, सिंटैक्स यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। तो इसको क्या करना है, आप लोग को देख लेना है। इसके बाद आपको जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है आपका स्पीच यानी नारेशन से भी 3 नंबर का सवाल पूछता है। तो हम लोग करते हैं, नारेशन को भी देख लेते हैं। कह रहा है कि अजय सेड टू रीचा थैंक यू फॉर योर एडवाइस। यहाँ पे जो आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में पहला ही गलती है कि दियर तो होगा नहीं, क्योंकि दियर तो प्लूरल के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे कोई प्लूरल है नहीं, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल नहीं होगा। बी नंबर है अजय थैंक रीचा फॉर हर एडवाइस, ये आपका ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि हर किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, रीचा के लिए, और अजय क्या किया, थैंक किया किसको, रीचा को। यहाँ भी हैड थैंक नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका हैड थैंक का जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब में इस्तेमाल होता नहीं है, और यहाँ पे एडवाइजिंग भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। इसके बाद एक सवाल है कि श्याम आस्क्ड हर इफ़ शी वॉज इल। ठीक है, तो आपको पता है कि इफ़ का इस्तेमाल हम लोग किस में करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, और यहाँ सी के साथ वाज आया है, और यहाँ पे आपका पास्ट फॉर्म है, तो वाज किसके लिए आता है, इज और आर के बदले आता है। तो जो इसका आपका फॉर्म रहेगा वह तो इज से रहेगा, तो आर से रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि शी के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। यहाँ पे तो यू मेरा होगा ही नहीं, क्योंकि सारा का सारा थर्ड पर्सन है, तो यू मेरा सेकंड पर्सन आया कहाँ से, बी नंबर भी नहीं होगा मेरा। तो ठीक है, और शी के साथ यहाँ पे वाज होगा नहीं, क्योंकि इनडायरेक्ट में है, और डायरेक्ट में क्या होगा, इज होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। इसके बाद आपका अगला सवाल है, कह रहा है ही सेज, ठीक है, दैट ही गेट्स अप एट 4 AM एवरी डे। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग भर में आपका प्रेजेंट का इस्तेमाल किया गया है, और तो जाहिर सी बात है कि इसके आगे टेंस में बदलाव नहीं होगा। रूल कहता है कि अगर रिपोर्टिंग भर मेरा प्रेजेंट में रहे या फिर फ्यूचर में रहे, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम लोग क्या करते हैं, कोई बदलाव नहीं करते हैं। यहाँ पे आपको क्या गया है कि सिंपली इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट का इस्तेमाल कर दिया है। अगर ये आपका इनडायरेक्ट में दिया हुआ है, अगर इसका हम लोग डायरेक्ट नरेशन बनाना चाहें तो कुछ नहीं करना है, ज्यों कहते हैं उतार देना है, दैट को हटा के इन्वर्टेड कॉमा रहने देना है। तो ये तो आपका पास्ट में हो गया भैया, ये तो होगा ही नहीं।
ये आपका ऑप्शन नंबर ही से बी है जो कह रहा है ही सेज ही गेट्स अप एट 4 AM इवनिंग, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो विल से तो स्टार्ट हुआ नहीं, ये भी पास्ट से है तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, अब देखिए आपके एग्जामिनेशन के पैटर्न में कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है, तो बदलाव हो क्या सारा है। मैंने आपको ऊपर में बताया कि कुछ करेक्ट स्पेल्ट या फिर रॉन्ग स्पेल्ट आपसे पूछ रहा है, कुछ आपको है जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ रहा है। जैसे कह रहा है कि रिटन स्टेटमेंट और ओथ, कोई रिटन स्टेटमेंट है या फिर आपको ओथ है, उसको हम लोग बोलते क्या है, ए डीड, जी नहीं। एन एलिमोनी, एलिमोनी का मतलब क्या होता है, एलिमोनी का मतलब होता है कि मतलब दहेज के बाद जो पत्नी को दिया जाना रकम। लेटर भी नहीं होगा, ये सब सारे क्या है, गलत हैं। एन एफिडेविट होगा, क्या होगा, एन एफिडेविट होगा। जैसे हम लोग कहीं भी काम करवाने जाते हैं कोर्ट कचहरी वगैरह में, तो वहाँ तो एफिडेविट जो होता है रिटेड स्टेटमेंट बिल्कुल वही होता है। कह रहा है कि ए चाइल्ड बॉर्न आफ्टर वंस फादर डेथ, कह रहा है कि एक ऐसा बच्चा जिसका जो जन्म है उसके पापा की मृत्यु के बाद होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्फन बिल्कुल नहीं बोलेंगे। पोस्थीमस, जी पोस्थीमस बोल सकते हैं। वैसे बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्थीमस चाइल्ड बोलते हैं। एलोन, ये भी नहीं होगा। और नन ऑफ दीज में से आपका जो ऑप्शन ये भी नहीं होगा। यानी वैसा बच्चा जिसका फादर जन्म से पहले मर जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्थीमस चाइल्ड बोलते हैं। और रिटन स्टेटमेंट जो होगा क्या होगा, एफिडेविट होगा। तो आपको मैं बता दूं कि 1 से लेकर 36 तक आपको 60 सवाल तो पूछेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो 1 से लेकर जो आपका 36 तक होगा वो आपका ग्रामर से होंगे। ठीक है, रैंडम में होंगे। मैं तो आपका पहला मॉडल सेट था तो मैंने क्या किया, सीक्वेंस से कर दिया ताकि आपके इस चीज़ को समझें कि किस टॉपिक को हमको पढ़ना है और किस टॉपिक से कितने नंबर का सवाल पूछ रहा है। फिलहाल फिर मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ कि आपका सबसे पहले मैंने आपको वॉइस का चर्चा किया, और वॉइस में आपको कितना 3 सवाल मैंने सजेस्ट किया जो आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। टेंस फॉर्म 5 से 7 नंबर आएंगे इसमें से। उसके बाद आपका मॉडल एक्जुलरी है, 2 से 3 सवाल यहाँ से भी आएंगे। कॉम्बिनेशन है तो 2 से 3 सवाल यहाँ से भी आएंगे। एक आध सवाल कभी कभी नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए भी देता है। इसके बाद आपका प्रीपोजिशन है, 4 से 5 नंबर का सवाल यहाँ से आएगा। करेक्ट सेंटेंस चुनना है आपको, तो 4 से 5 नंबर का सवाल यहाँ से भी आपको आएगा। आर्टिकल है तो आर्टिकल से 2 से 3 नंबर का सवाल पूछेगा। इसके बाद आपको करेक्ट या रॉन्ग स्पेल्ट है तो ये भी आपका 2 से 3 नंबर पूछेगा। इसके बाद जो आपको करेक्ट वर्ब फॉर्म चुनना है वो आपको सिंटेक्स से होंगे, तो 6 से 7 नंबर का सवाल आपका यहाँ से भी पूछेगा। इसके बाद आपको नारेशन है या फिर स्पीच बोलते हैं, तो यहाँ से भी आपका 3 नंबर का सवाल पूछेगा। और 1-2 आपका क्या पूछ लेगा, OWS यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आजकल एग्जामिनेशन में पूछ रहा है, क्योंकि आपके सिलेबस में दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ बदलाव हो रहा है। बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में अभी तक यही चल रहा है कि 2021 का एग्जामिनेशन पेपर होगा कैसा। तो मैं बिल्कुल आपको एक एक चीज़ मैं डिटेल से बता रहा हूँ और सवाल को सोल्यूशन करके बता रहा हूँ कि कोई बड़ी बात है नहीं। अगर आप ढंग से पढ़ते हैं तो आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब यहाँ पर एक आपको इंस्ट्रक्शन आपको मिलेगा। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन फ्रॉम 37 to 60 यानी 37 से लेकर 60 तक आर बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइब टेक्स्ट। यह जो आपका सवाल है वो किस पे है, जो आपके बुक्स हैं, आपका रेनबो पार्ट 2 है या फिर आप स्टोरी ऑफ इंग्लिश उससे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग क्या क्या सवाल है और किस लेवल का सवाल है। कह रहा है कि इंग्लिश यूज्ड फ्रॉम 15th century इज कॉल्ड। देखिए आपका 1100 ईस्वी से पहले अगर कोई अंग्रेजी पढ़ते थे दैट वाज ओल्ड इंग्लिश। 1100 से लेकर 1500 के बीच हम लोग पढ़ रहे हैं वो आपका क्या है, मिडिल इंग्लिश है। और 1500 से लेकर हम लोग जो आगे का पढ़ रहे हैं वो देख रहे हैं क्या है, मॉडर्न इंग्लिश है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या होगा, मॉडर्न इंग्लिश होगा। सावित्री इज रिटेन बाय, सावित्री जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है। आपका ऑप्शन दिया है अरविंदो घोष, सरोजनी नायडू, रविन्द्रनाथ टैगोर, तोरू दत्त। तो यह आपका सही ऑप्शन है वो क्या है, अरविंद घोष होगा। ठीक है, द वेस्टलैंड इज रिटेन बाय T.S. इलियट, W.S. ऑडिन, S.T. कॉर्डलेस, जॉन डन। इसका जो आपका सही ऑप्शन है वो T.S. इलियट है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, कुछ आपका जो राइटर का नाम है वो आपके बुक से नहीं मिलेंगे, तो वो इस अलग से पूछते हैं जो आपके लिए प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो कुछ आपको ऑप्शन जो होगा बुक ऑथर का वो मैं बिल्कुल अलग से वीडियो डालकर यूट्यूब पर मैं आपको पढ़ा दूंगा ताकि आपके एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल 1 से 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा और जो इम्पोर्टेंट जो आपके बुक्स हैं जिनके ऑथर है मैं उसका चर्चा कर दूंगा। जैसे मिकाबेथ, हैमलेट वगैरह है तो आप सबको पता है कि कौन लिखे हैं, तो उस चीज़ का मैं क्या करूँगा, मेंशन कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद आपका अगला सवाल है हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को किसने लिखा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों,
ऑप्शन आपका महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर जाकिर हुसैन, एच ई बेट्स। इसका जो आपका सही ऑप्शन है वो क्या है, महात्मा गांधी। इसके बाद आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो इंडिया का प्रेसिडेंट कब बने? आप बहुत अच्छे तरीके से जान रहे हैं कि 1952 से लेकर 62 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद 62 से लेकर 67 तक हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और 67 के बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। तो इसका जो आपका सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, 1967 होगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद कह रहा है कि हु आर रिगार्डेड एज 2 स्टेप हायर देन गॉड। किन्हें हम लोग भगवान से भी ऊंचा दर्जा देते हैं, 2 कदम आगे? मिनिस्टर्स है, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, फिलोसफर हैं। तो आप पता है गुरु गोविंद आओ खड़े काके लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, तो आप बिल्कुल पहले से जान रहे हैं। और तो इसका ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा, टीचर्स होगा। जो आपका शिक्षक का जो ओहदा है वो भगवान से भी क्या है, आगे है। ठीक है। इसके बाद मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वो किस देश से बिलोंग करते थे? आई हैव ए ड्रीम के वो क्या है, ऑथर हैं, और वो यूएसए से बिलोंग करते हैं। और अपने भाषण में भी वो क्या किए हैं, स्पीच में भी यूएसए का चर्चा करते हैं, रेसिस्ट जो वहाँ की जो कल्चर थी पहले उसके बारे में। तो मार्टिन लूथर किंग जो है वो यूएसए से बिलोंग करते हैं। ठीक है। हु गॉट नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 1950। कह रहा है कि साहित्य के क्षेत्र में 1950 में नोबेल पुरस्कार किनको मिला? ऑप्शन है आपका ब्रिटेन रसल, महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन और एच ई बेट्स। तो ब्रिटेन रसल को नोबेल पुरस्कार मिला था लिटरेचर के क्षेत्र में 1950 में। कह रहा है सीगा नोया इज़ फिलिंग द ब्लैंक्स राइटर। सीगा नोया कैसा राइटर है, मतलब वो किस देश से बिलोंग करता है? जैसे मान लीजिए कोई इंडिया से बिलोंग करता है तो इंडियन राइटर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन भी इस तरह से दिया हुआ है, जैपनीज़ है, चाइनीज़ है, इंडियन है, भूटानीज़ है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा क्या होगा, वो जैपनीज़ होगा, क्योंकि वो क्या करते थे, सीगा नोया जापान से बिलोंग करते थे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। इसके बाद आपका अगला जो सवाल है, कह रहा है ए चाइल्ड इज़ बॉर्न इज़ रिटन बाई। ए चाइल्ड इज़ बॉर्न जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है जर्मन ग्रीर, एच ई बेट्स, सीगा नोया, एंटोन चिकोव। इसका जो आपका सही ऑप्शन है मेरे प्यारे साथियों जर्मन ग्रीर है। ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स आर केयरफुल नॉट टू एग्नाइज द प्रेस। कह रहा है कि प्रेस के टाइम में कह रहा है कि कौन जो है वो एग्नाइज नहीं होते हैं? पॉलिटिशियन होते हैं, टीचर, डॉक्टर और ट्रेडर्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका पॉलिटिशियन होता है। यह आपका हाउ फ्री द प्रेस से लिया गया है मेरे प्यारे साथियों, जिनके राइटर कौन है, ट्रॉल्थियल सायर्स हैं। कह रहा है वेंजे वॉज द सन ऑफ। वेंजे किसका लड़का था, वेंजे किसका बेटा था? ऑप्शन है आपका जॉन है, जॉनसन है, जॉर्ज है और चार्ल्स है। तो इसका जो आपका सही ऑप्शन है वो क्या है, जॉनसन होगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। जितने भी आपका ऑथर हैं और जिनके उनके मुख्य कृतियाँ हैं, या फिर आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है सिलेबस में, उनके कम से कम चैप्टर और ऑथर का नाम कम से कम याद कर ले। यह आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव में भी हेल्पफुल होगा। सेक्शन बी में किस तरह का सवाल होगा मैं उसका बिल्कुल चर्चा करूँगा। कह रहा है कि हु रोट कम माई बिलव्ड। इनमें से किस राइटर के द्वारा कम माई बिलव्ड लिखा गया है? तो ऑप्शन है आपका परलेस बक, एच ई बेट्स, डॉक्टर जाकिर हुसैन और महात्मा गांधी। तो इसका जो आपका सही ऑप्शन है मेरे प्यारे साथियों परलेस बक है। यह जो है आपका चीज़ है, क्वेश्चन जो है आपका वो आपको बुक से नहीं है, बल्कि आपको ऑथर के बारे में डिटेल से जब पढ़िएगा तब पता चलेगा। जो भी आपका चैप्टर रहता है उसके ऊपर में ऑथर से जानकारियाँ इंक्लूड किया हुआ रहता है, तो बिल्कुल थोड़ा सा डीप में आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं बता दूं कि इस चैनल पे मैं प्रत्येक चैप्टर का 4 वीडियो अवेलेबल करवा रहा हूं, जिसमें आपका एक तो एक्सप्लेनेशन है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसके बाद आपका समरी है, उसके बाद आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। तो बिल्कुल जाइए चैनल पे, लिटरेचर के साथ साथ ग्रामर का भी वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि हु इज़ वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट, सैटरिस एंड एलिगेस एंड सरमन। कह रहा है कि कौन है जो सॉन्ग्स एंड सोनेट और इन इत्यादि चीज़ के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन है जॉन डन है, W.H. ऑडियन है, वाल्ट व्हिटमैन है और नन ऑफ दीज है। तो इसका जो आपका सही ऑप्शन है मेरे साथियों वो जॉन डन है। ठीक है। कहा जा रहा है कि हु शेज एवरी एटम ऑफ ब्लड इज़ द सेम इन ऑल ह्यूमन बीइंग। यह जो आपकी लाइन है वो आपका एक कविता है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, और इनके जो राइटर हैं वाल्ट व्हिटमैन, उनके द्वारा लिखा गया है। तो इसका जो आपका सही ऑप्शन है वो क्या होगा, वाल्ट व्हिटमैन होगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। कह रहा है कि जॉन डन डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एट द एज ऑफ। ट्यूबरक्लोसिस का मतलब क्या होता है, टीबी, जिसको हम लोग बोलते हैं।
तो जॉन डन की जो मृत्यु है कितने साल की अवस्था में हो गया था, ठीक है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है 26 दिया हुआ है, 30 है, 59 है और 90 है। कहीं के अप्रोक्स 60 भी लिखा रहता है। तो जो भी ऑप्शन आपको एग्जामिनेशन में मिले, 59 मिले या फिर 60 मिले, उस ऑप्शन को क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। आपका सही ऑप्शन क्या होगा, 59 होगा, ठीक है। इसके बाद आपका आगे है कि हु हैज़ रिटन अ नंबर ऑफ पोएम ऑफ चिल्ड्रेन। ऑप्शन है वाल्टर डिलामेयर, टी.एस. इलियट है, डी.एस. लॉरेंस है, नॉन ऑफ दीज है। तो इसका जो आपका सही ऑप्शन होगा वाल्टर डिलामेयर। आपको मैं एन पिताब जब लिटरेचर में पढ़ा रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था, तो वहाँ पे एक चीज़ मेंशन किया था कि एन पिताब के जो राइटर हैं वाल्टर डिलामेयर, वो मुख्य रूप से किस लिए जाने जाते हैं, बच्चों के कवि के रूप में फेमस है, ठीक है। द सोल्जर है ना, द सोल्जर बिलोंग टू इंग्लैंड, अमेरिका, रसिया, नन ऑफ दीज। द सोल्जर आपका कविता, इसके जो राइटर है रूपर्ट ब्रूक, और किस देश से बिलोंग करते हैं, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो इसका आंसर क्या होगा, इंग्लैंड होगा। मैकाविटी इज कॉल्ड, मैकाविटी को कहा जाता था हिडन पॉम, एक्सपोज पॉम, नॉटी पॉम, मिस्टीरियस पॉम। इसको बोला जाता है हिडन पॉम, यानी वो क्राइम करके जब वहाँ से चली जाती थी चुपचाप, किसी को कुछ पता नहीं चलता था, ठीक है। कब आती थी कब जाती थी कोई नहीं जानता था। कराए केकियन दारूवाला फिलिंग द बैंक्स बाय रिलीजन। केकियन दारूवाला का जो रिलीजन है वो क्या था, मुख्य रूप से क्या थे, पारसी थे। लेकिन कविता जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि कविता की शुरुआत ही होती है एक बर्निंग हार्ट से, जहाँ पे मुर्दा जलाते हैं। तो आमतौर पे मुर्दा जलाने का जो शव जलाने का जो प्रथा है वो हिंदू धर्म में है। जो बहुत सारे विद्यार्थी गलती कर बैठते हैं कि वो हिंदू हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो क्या थे, पारसी थे। मजबूरी बस उनको जलाना पड़ा। वो लोग टावर ऑफ साइलेंस पे छोड़ आते हैं बॉडी को नग्न करके, और चील को खा के क्या होते हैं, तृप्त होते हैं। लेकिन अब टावर ऑफ साइलेंस क्या था, काफ़ी ज़्यादा दूर था, तो मजबूरी बस वो क्या करते हैं, डेड बॉडी को जलाते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कन्फ्यूज़न नहीं रखना है कि वो हिंदू थे, वो क्या थे, पारसी थे, ठीक है। कह रहा हु डिसाइडेड टू हिट अ स्नेक, डी.एस. लॉरेंस, टी.एस. इलियट, केकियन दारूवाला, नन ऑफ दीज। मैंने कौन है जो स्नेक को क्या किया, मारने के लिए डिसाइड किया। तो स्नेक का जो राइटर है वो कौन है, डी.एस. लॉरेंस है, ठीक है। कमला दास रिमेंबर्स एज द हैप्पी डेज स्पेंट इन द स्वीट कंपनी ऑफ हर। कमला दास के द्वारा तो रचित आपका मुख्य रूप से जान ही रहे हैं कौन सी कविता है, माई ग्रैंड मदर हाउस। और मेरे माई ग्रैंड मदर हाउस में वो क्या करते हैं, दादी के साथ बिताए हुए पल को वो क्या करते हैं, याद करके लिखते हैं, ठीक है। तो इसका जो आपका सही ऑप्शन है वो क्या होगा, ग्रैंड मदर होगा। कह रहा है कि विच लैंग्वेज इज सेकंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया। कौन सा लैंग्वेज है जो इंडिया का क्या है, सेकंड लैंग्वेज है। तो पहला तो आपका हिंदी है जो मुख्य रूप से बोली जाती है, और दूसरी जो है आपका इंग्लिश है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। कह रहा है जॉन डन इज अ फिलिंग द ब्लैंक्स पोएट। जॉन डन कैसा पोएट थे, ऑप्शन आपको दिया है नेचर, मेटाफिजिकल, रोमांटिक और नन ऑफ दिस। तो जॉन डन जो है वो मेटाफिजिकल पोएट के रूप में जाने जाते थे। तो यहीं आपका 60 सवाल का सॉल्यूशन मैंने कर दिया मेरे प्यारे साथियों। सेक्शन ए से आपके कैसे सवाल एग्जामिनेशन में होंगे उसका चर्चा भी मैंने कर दिया। किस सेक्शन से कितना नंबर का सवाल पूछा जा रहा है ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। तो आपका सेक्शन ए से किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ, मैंने आपको ऑप्शन सेक्शन ए से 22 नंबर सवाल का जवाब मैंने कमेंट बॉक्स में मांगा है, तो आप बिल्कुल इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में लिखें। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है, अगर आप आगे का भी मॉडल सेट चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट करें कि नहीं सर मुझे क्या किया जाए, पूरे के पूरे 10 मॉडल सेट इस चैनल पे अवेलेबल करवा दिया जाए, ताकि आपके एग्जामिनेशन में कोई परेशानी ना हो। तो ये तो आपका सेक्शन ए था, बिल्कुल आप अच्छी तरीके से समझ गए। अब आइए सेक्शन बी पे हम लोग चर्चा करते हैं। ये सेक्शन ए में आपका 60 सवाल था, लेकिन 85 सॉल्व करना है और 50 नंबर के होंगे वो। तो आपको 50 नंबर तो आप ऑब्जेक्टिव से बिल्कुल उठा लीजिएगा। जो 10 सवाल आपसे ना बने उसको छोड़ कर बाकी आप 50 का कीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। सेक्शन बी भी आपका क्या है, बहुत ही ईजी है अगर आप चीज़ों को समझ पाते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल समझा दे रहा हूँ कि सेक्शन बी में 7 सवाल पूछे जाएंगे। और पहला सवाल जो है आपका राइट एन एसे अबाउट 150 to 200 वर्ड्स ऑफ एनीवन। कह रहा है कि आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन दिया हुआ है। 5 ऑप्शन में से जो भी आप जिस टॉपिक पे, कोई एक टॉपिक पे आप अगर आप लिखना चाहते हैं ऐसे, तो आप 150 से 200 शब्दों में लिख दीजिए। और यह जो आपका सवाल होगा पूरे के पूरे 8 नंबर का होगा, ठीक है। तो ऐसे कितना में लिखना है, 150 से 200 शब्दों में। 5 ऑप्शन दिया रहेगा और 5 में से किसी एक पे लिखना है। जैसे यहाँ पे आपको दिया है द गेम ऑफ क्रिकेट, पॉल्यूशन है, डेमोक्रेसी है, साइंस एंड इट्स एडवांटेज है, या विजिट ऑफ हिस्टोरिकल प्लेस है। तो किसी भी एक पर आप करके चूज करके लिख सकते हैं। और ये कितना नंबर का होगा, 8 नंबर का होगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों।
अब दूसरा क्वेश्चन और तीसरा नंबर एक दूसरे से रिलेटेड ही है, लेकिन आपको समझना है। दोनों में क्या कर रहा है, एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, जैसे हम लोग किसी भी कहानी पढ़ते हैं तो कहानी से कोई एक लाइन उठा के दे दे और उसको बोले कि आप एक्सप्लेन करिए, तो बिल्कुल सेम वैसा ही है। यहाँ पे ऊपर में जो है एक्सप्लेन करना है आपको प्रोज से। किसी भी कहानी से आपको एक लाइन उठा के दे दिया है और उसके क्या कर रहा है, एक्सप्लेन करने का रहा है। कम से कम 40 से 50 शब्द में क्या कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, किसी भी टॉपिक से आपको करना क्या है मेरे प्यारे साथियों, एक्सप्लेन करना है। या एक्सप्लेन का जो लाइन है आपका किसी भी प्रोज सेक्शन से उठा के आपको दे दिया है, कोई भी चैप्टर से। जैसे आपको 10 चैप्टर पढ़ना है, 10 चैप्टर में से किसी भी एक चैप्टर का आपको क्या किया, किसी से एक दो लाइन दे दिया, उसको एक्सप्लेन करना है। जैसे लिखना है कि लाइन किस चैप्टर से, इसके राइटर कौन है, इस लाइन के माध्यम से वो कहना क्या चाहते हैं। तो ये आपका 2 नंबर का सवाल क्या होगा, प्रोज से होगा, जो एक्सप्लेन करने के लिए आपको 4 नंबर का पूछेगा। बिल्कुल सेम भी तीसरा सवाल जो है बिल्कुल इसी से रिलेटेड है, मिलता जुलता है। यहाँ भी आपको कविता का कोई लाइन दे देगा। ठीक है, किसी भी कविता से 4 लाइन दे दे और क्या करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो बिल्कुल दोनों का समान तरीका होगा। जैसे आप मेंशन कर सकते हैं कि निम्नलिखित कविता का जो पंक्तियाँ हैं अंग्रेजी में, वो किससे लिया गया, इस कविता से लिया गया, इसके राइटर ये है, इस कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं सेक्शन बी का भी सॉल्यूशन करूं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ सर, आप क्या कीजिए, इस सेक्शन बी का भी मुझे क्या कीजिए, सॉल्यूशन करके बताइए, ताकि हम लोग इस पैटर्न पे क्या करें, मेहनत कर सकें। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, ज़रूरतमंद लोगों के बीच पहुँचाइए, तब मुझे भी काम करने में क्या आ जाए, मज़ा आएगा। ज़्यादा जोश के साथ काम करेंगे। तो सेक्शन बी में आपका पहला सवाल था जो आपका ऐसे था 8 नंबर, दूसरा में आपको एक्सप्लेन करना था ये भी 4 नंबर जो प्रोज से था, तीसरा भी आपको एक्सप्लेन करना था लाइंस आपका पोइट्री से, ये भी 4 नंबर। तो अभी तक हम लोगों ने 3 सवाल सॉल्व किए और 16 नंबर हम लोग गेन कर लिए। ठीक है, इसके बाद चौथा जो आपका सवाल है मेरे प्यारे साथियों, वो कह रहा है कि लेटर लिखना है और या फिर लेटर या फिर एप्लीकेशन में से कोई एक लिखना है। ठीक है, आपको जो सहूलियत लगे। मैं इस चैनल पर लेटर लिखने के लिए भी और एप्लीकेशन लिखने के लिए बताऊंगा। लेटर के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, वो सारी चीज़ को मैं चर्चा करूँगा। तो 4 नंबर सवाल बिल्कुल आपका यही है कि आप या तो लेटर लिख दे या फिर आप एप्लीकेशन लिख दे। और यह जो होगा आपका कितना नंबर का होगा, 5 नंबर का। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि सेक्शन बी में मात्र 7 सवाल सॉल्व करना है और पूरे के पूरे 50 नंबर आप हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो 16 और 5 कितना हो गया, 21 नंबर हो गया। इसके बाद 5वां जो सवाल है मेरे प्यारे साथियों, इसको समझना है। इसमें क्या करेगा, आपको 10 सवाल देगा। ठीक है, 8 से 10 सवाल देंगे और इसमें से आपको 5 का आंसर लिखना है। कोई भी 5 उठा लीजिए जो आपको लगे कि इसका हम आंसर लिख सकते हैं। और एक सवाल आपका कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा। तो 5 से अगर सवाल सॉल्व करते हैं तो कितना नंबर होगा, टोटल 10 नंबर हो गया मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो 10 नंबर का सवाल आपका यहाँ से होगा। ठीक है, किसी भी 5 सवाल का जो है आप 40 से 50 शब्दों में जवाब लिख देते हैं, तो आप 5 सवाल का जवाब लिखने के बाद 10 नंबर आप यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो पहले 21 था, अब 10 हो गया, यानी टोटल हम लोग 31 नंबर का सॉल्यूशन कर लिए हैं, सॉल्यूशन देख लिए हैं कि कैसे कैसे हमको नंबर क्या करना, उठाना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 6 नंबर जो आपका सवाल है, 6 नंबर के सवाल में आपको 5 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, और 5 में से आपको 3 ही सॉल्व करना है। यानी यहाँ पे आपको फ़ायदे वाली बात है कि 6 सवाल में आपको 5 दिया है, जिसमें से मुझे 3 ही बनाना है और 3 जो मुझे आएगा वो बनाऊँगा। और एक सवाल कितने नंबर का, 5 नंबर का। तो जाहिर सी बात है कि हम 3 सवाल सॉल्व कर देते हैं। तो सेक्शन यहाँ से आप सेक्शन बी में 6 नंबर सवाल कितना से ऑब्टेन कर सकते हैं, 15 नंबर ऑब्टेन कर सकते हैं। और देखिए बड़ा इजी है, आप या तो पोएम से समरी लिख दीजिए, 5 नंबर का हो जाएगा, या तो आप प्रोज से समरी लिख दीजिए, 5 नंबर का हो जाएगा। समरी लिखना भी है तो उसमें आपको भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जो आपको लगे कि इस पोएम का नहीं जानते हैं तो इस पोएम का जानते हैं। 3 ऑप्शन है, 3 में से किसी एक का जानते हैं तो लिख दीजिए, 5 नंबर मिल जाएगा। प्रोज में बिल्कुल समान स्थिति है कि आप अगर इसका नहीं जानते हैं तो उसका लिख दीजिए, तो आप क्या करिएगा, वो भी कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा आपका सवाल है, कह रहा है कि अमेरिकन इंग्लिश या फिर अंग्रेजी क्या सीखने में दिक्कत है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। चौथा जो आपका डी नंबर है वो मैचिंग करने के लिए है कि कौन से राइटर और कौन से ऑथर किससे हैं। जैसे एक में मिला के बता दे रहा हूँ आपको कि वाल्टर डेलामेयर क्या लिखे हैं, एन एपिटाफ। ठीक है, माई ग्रैंड मदर हाउस क्या लिखे हैं, माई ग्रैंड मदर हाउस कौन लिखे हैं, कमला दास। ठीक है, केकेएन दारूवाला ने क्या लिखा है, फायर हिम। वॉल्ट विटमैन ने क्या लिखा है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ।
और जॉन किट्स ने क्या लिखा है, ऑट टू ऑटम। तो कितना आसान है, यहाँ से आप 5 नंबर को क्या के लिए गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको 6 नंबर क्वेश्चन में 5 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से आपको 3 ही सवाल सॉल्व करना है। इसके बाद आपको ऑप्शन नंबर 5वां क्या मिलता है कि आपको 7-8 ट्रांसलेशन दिया है, जिसमें से आप 5 जानते हैं तो आप उसको बना दीजिए। ठीक है, तो 6 नंबर के सवाल में 5 आपका ऑप्शन है, 3 को सॉल्व कीजिए और 15 नंबर उठाइए। मैं तो सजेशन दूंगा कि ऑथर अगर आप सही जान रहे हैं तो मिला दीजिए, 5 नंबर का आप इधर ट्रांसलेशन बना दीजिए और किसी एक पे आप समरी लिख के निकल जाइए। बिल्कुल आप 15 नंबर यहाँ से उठा सकते हैं। तो 31 नंबर का सवाल पहले मैं बताया था और 15 नंबर का भी मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो टोटल कितना हो गया आपका, 31 और 15 पूरे 46 हो गया। ठीक है, तो अभी तक हम 46 सॉल्व कर लिए हैं। और 4 नंबर का जो आपका सवाल है वो कह रहा है कि आपको दिया रहेगा, या तो आप कंप्रीहेंशन कर लीजिए या फिर आप प्रेसिस कर लीजिए। प्रेसिस में क्या होता है मेरे प्यारे साथियों कि आपको एक छोटा सा पैराग्राफ टाइप का दिया रहेगा, जिसमें आपको क्या करना है, टोटल वर्ड काउंट करके 3 से भागा देना है और क्या करना है, एक मस्त टाइटल बना के उसी जो 3 से भागा देने के बाद जितने शब्द बचे थे उसी उतना ही लेंथ में हमें क्या करना है, उस चीज़ को लिखना है और लास्ट में टोटल वर्ड और प्रेसिस वर्ड लिखना है। तो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है और इसमें नंबर मिलने की संभावना कम रहती है। अगर मेरी माने आप तो क्या करिए, कॉम्प्रीहेंशन को 2 से 3 बार आप पढ़ लीजिए, जहाँ से ही पढ़ लीजिए। उसके बाद एक से आप क्या करिए, 2 बार आप सवाल पढ़ लीजिए और उसके बाद अपने लेंथ में लिख सकते हैं तो सही है, वरना आप इसी पैसे कॉम्प्रीहेंशन से या फिर पैसे से क्या कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। आपको पता है कि ये आपका 4 नंबर का सवाल है, तो अगर एक सवाल का अगर हम लिखते हैं 2 लाइन में भी, तो यहाँ से पूरी की पूरी संभावना है कि हमें 4 नंबर मिल जाएगा। तो आपको पता है पहले 46 था, फिर 4 था, तब टोटल कितना हो गया, मैं पूरे 50 नंबर का सिलेबस का चर्चा कर दिया हूँ। ठीक है, तो एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। देखिए, सेक्शन बी में आपको 7 सवाल पूछे जाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पहला सवाल ऐसे से होगा 8 नंबर का। दूसरा में आपको एक्सप्लेन करना है पोएम से 4 नंबर का, 8 4 12। तीसरा में भी आपको एक्सप्लेन करना है प्रोज या पोएट्री जो भी हो। थर्ड नंबर में आपको पोएट्री से सॉल्व करना है, एक्सप्लेन करना है, तो 4 नंबर यहाँ से भी, यानी 8 8 16। चौथा में आपको लेटर एप्लीकेशन लिखना है 5 नंबर का, तो 16 5 21। पाँचवा में आपको आंसर लिखना है 5 सवाल का, तो 5 दूना 10, यानी 21 10 31। छठा सवाल में आपको 5 में से 3 ही सॉल्व करना है, एक सवाल 5 नंबर का, तो 5 3 15, यानी 31 से 15 कितना हो गया, 46। और आपका जो 7वां सवाल होगा उसमें आप या तो कॉम्प्रीहेंशन कीजिए या तो फिर प्रेसिस कीजिए, 4 नंबर के यहाँ से, तो पूरे 50। तो मेरे प्यारे साथियों, बड़ा ईजी है नंबर उठाना। जो भी विद्यार्थी चाहते हैं कि सेक्शन बी का भी मैं सोल्यूशन लेके आऊँ, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको यह मॉडल सेट कैसा लगा बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और अगले जो आपका मॉडल सेट होगा उसमें क्वेश्चन बिल्कुल रैंडम होंगे, जो ग्रामर का होगा बिल्कुल क्या होगा, रैंडम होगा। अभी तो मैंने आपको छोटा सा नॉलेज के लिए मैंने चर्चा कर दिया, ताकि आप पहले आप समझें कि चीज़ पूछ किस लेवल से रहा है और कैसा रहा है। पहले आप गेम को समझें, उसके बाद गेम अच्छे से खेलें, होता है ना एक रणनीति। तो यह आपका मास्टर स्ट्रोक था। तो आज तक का मैं इतना ही रखता हूँ। हम मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, अगले मॉडल सेट में। तब तक के लिए जय हिंद। और लास्ट टाइम भी बोल रहा हूँ मैं आपको कि अगर आपको लगता है किसी प्रकार से कि हम कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं, वीडियो देखने के बाद आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि हमारी तैयारी किस लेवल की है। तो बिल्कुल मैं आप चैनल पे सारा कोर्स अवेलेबल हो रहा है धीरे धीरे। टोटल आप पढ़ लें, आपका 1 नंबर का भी सवाल नहीं छूटेगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो आज तक इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।